नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली पर आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन सीसीएस, सीसीए, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल्स। ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एटसेट्रा। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 141। हाउ विल द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द डेट ऑफ judgment be treated on restatement without holding further inquiry, whose dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by a court of law। यानी कि बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख और फैसले की तारीख के बीच की अवधि की आगे की जांच किए बिना बहाली पर कैसे माना जाएगा, जिसकी बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति को न्यायालय द्वारा अलग रखा गया है। ऑप्शन ए ट्रीटेड एज लीव ड्यू एंड एडमिजिबल, बी ट्रीटेड एज EXOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सी treated as duty with the provisions contained in sub rule 5 of rule 54, d treated as diurnal। तो इसका सही उत्तर है सी, treated as duty with the provision contained in sub rule 5 of rule 54। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो दंड दिया गया था, मतलब डिसमिसल या रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया और उसके बाद में कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो इन दोनों के डेट के बीच का जो समय है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या उसको सेवा में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और किस रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ड्यूटी माना जाएगा और ड्यूटी है वो किस प्रोविजन के तहत होगी, अंडर सब रूल 5 ऑफ रूल 54। क्वेश्चन नंबर 142। What will be the entitlement of pay and allowances of a government servant if he was under suspension and dies before conclusion of disciplinary or court proceeding instituted against him? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखते हैं, एक सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्ते की पात्रता क्या होगी यदि वह निलंबन के अधीन था और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या अदालती कार्रवाई के समापन से पहले वह मर जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए फुल पे एंड अलाउंसेस, बी हाफ पे एंड अलाउंसेस, सी ओनली बेसिक पे, डी ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस। सो करेक्ट आंसर इज ए फुल पे एंड अलाउंसेस। अगर कोई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और उस दौरान वो मर जाता है, तो ये क्वेश्चन में बताया है कि उसकी डेथ हो गई है और कर्मचारी निलंबन पीरियड पर था, मतलब वो सस्पेंशन में था, तो जो भी कार्रवाई चल रही थी वो सब खत्म हो जाती है और डेथ होने तक के पीरियड है उसको ड्यूटी के रूप में मान करके उसको फुल पे अलाउंसेज है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। What will be the effect of the period of EXOL if a government servant on suspension is reinstated without the suspension being fully exonerated and the period of suspension treated as leave due oblique extraordinary leave? यानी कि यदि निलंबन पर एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन पर पूरी तरह से दोष मुक्त किए बिना बहाल कर दिया जाता है और निलंबन की अवधि को देय छुट्टी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूप में माना जाता है, तो EXOL की अवधि का क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए रिकवरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस कंपनसेटरी अलाउंस एंड लीव सैलरी प्लस अलाउंसेस, बी टू रिकवर 50% ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, सी टू रिकवर अदर अलाउंसेस, डी टू रिकवर ओनली कंपनसेटरी अलाउंस। इसका सही उत्तर होगा ए रिकवरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस कंपनसेटरी अलाउंस एंड लीव सैलरी प्लस अलाउंसेज। मतलब कि कर्मचारी है उसको निलंबन में रखा गया और निलंबन है वो दोष मुक्त नहीं हुआ, मतलब निलंबन को फुली एक्जोनरेट नहीं किया गया और उसको बहाल कर दिया गया और छुट्टी है जो निलंबन पीरियड था उसको LND या EXOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रखा है, तो क्या होगा उसका वेतन निर्धारण।
तो ऑप्शन ए में बताया है रिकवरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस कंपनसेटरी अलाउंस एंड लीव सैलरी प्लस अलाउंसेज है वो उसके एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। हाउ विल द सस्पेंशन पीरियड बी ट्रीटेड ऑन डिस्चार्ज एरोनियस डिटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है फिर से। मतलब है कि त्रुटिपूर्ण निरोध से मुक्त होने पर निलंबन अवधि को किस प्रकार माना जाएगा। मतलब उसको डिटेन किया गया, जो कि गलत तरीके से उसका डिटेंशन किया गया, तो जो सस्पेंशन पीरियड है उसको कैसे माना जाएगा, क्या ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ए as duty and eligible for full pay and allowances. B as suspension as such. C as leave and grant leave salary. D treated as break in service. Correct answer A as duty and eligible for full pay and allowances. मतलब कि जो डिटेंशन किया गया वो पूर्ण तरीके से गलत था और सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। जब ड्यूटी के रूप में कंसीडर किया जाएगा तो निश्चित रूप से इलिजिबल होगा फुल पे एंड अलाउंसेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। व्हाट विल बी द एमुलमेंट्स व्हेन द सस्पेंशन इज टेकन ऑब्लिक ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। जब निलंबन को आरक्षित सेवा के रूप में लिया जाता है या माना जाता है तो परिलब्धियां क्या होंगी। परिलब्धियों के बारे में पूछा है क्योंकि जो सस्पेंशन पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जा रहा है। तो ऑप्शन है ए द डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड इमोलमेंट्स नॉट ट्रीटेड एज इंक्रीज इन पे। बी ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस टू बी टेकन। सी नो पे एंड अलाउंस टेकन। D only allowances to be taken. So correct answer is A. The difference between subsistence allowance and emoluments not treated as increase in pay. Question number 146. State clearly how the unauthorized absence is treated in pursuance of concerted action by a group of employees in combination. मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से बताएं कि कर्मचारियों के एक समूह द्वारा संयुक्त कार्रवाई के अनुसरण में अनधिकृत अनुपस्थिति को कैसे माना जाता है। मतलब एक समूह है एक साथ में अनुपस्थित रहता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन ए ट्रीटेड एज कैजुअल लीव। बी ट्रीटेड अर्न लीव। सी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस। डी ट्रीटेड एज एब्सेंट। इसका सही उत्तर है सी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस। कर्मचारी हैं वो समूह में अनुपस्थित होते हैं, एक साथ में अवकाश पर चले जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनको ब्रेक इन सर्विस काउंट किया जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 147। हु इज कंपिटेंट टू डिसाइड फॉर कंडोनेशन अगेंस्ट सच ब्रेक इन सर्विस अंडर FR 17A इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। डाक विभाग के संबंध में FR 17A के तहत सेवा में ऐसे ब्रेक के खिलाफ माफी का निर्णय लेने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन ए हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल्स। बी डिविजनल हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। सी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। डी डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। करेक्ट आंसर इज ए हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल्स। जो भी पोस्टल सर्कल का हेड होगा वो 17A के तहत जो आरोप पत्र दिए गए हैं वो माफ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 148। इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस अंडर FR 17A will not affect which of the following even if not condoned by the competent authority। FR 17A के तहत सेवा में रुकावट या ब्रेक निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं करेगा, भले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ नहीं किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए LTC। बी क्वेसी परमानेंसी। सी एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर विच कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड। डी प्रमोशन एलिजिबिलिटी एफिशिएंसी बार। सो करेक्ट आंसर इज डी प्रमोशन एलिजिबिलिटी एफिशिएंसी बार। इसमें उसको कोई रुकावट नहीं होगी, ब्रेक इन सर्विस होती है क्योंकि FR 17A में इसको प्रमोशन के लिए काउंट किया जाएगा सर्विस को, या एलिजिबिलिटी एफिशिएंसी बार में भी उसको कंसीडर किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लैक ऑफ इंटीग्रिटी। कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सत्यनिष्ठा की कमी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ब्राइबरी और करप्शन, बी मिसबिहेवियर, सी अनबिकमिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ए ब्राइबरी और करप्शन। ब्राइबरी और करप्शन को लैक ऑफ इंटीग्रिटी में शामिल किया जाता है, मतलब सत्यनिष्ठा में कमी माना जाएगा और ये बड़ा ऑफेंस माना जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 150, अंडर विच रूल विल द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड व्हाइल एन ऑफिसर वाज इन सर्विस बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। किस नियम के तहत एक अधिकारी के सेवा में रहते हुए शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद की कार्रवाई माना जाएगा। ऑप्शन ए अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, बी अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस एंड सीसीए रूल्स, सी अंडर रूल्स 9 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स, डी नन ऑफ दी अबव रूल्स। करेक्ट आंसर इज ए अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। अगर कोई कर्मचारी है वो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रिटायरमेंट से पहले शुरू हो गई थी और वो बाद में रिटायरमेंट के बाद तक चलती रही और कर्मचारी रिटायर हो गया, तो उसको क्या माना जाएगा। वो जो कार्रवाई है रूल 9 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद तक की कार्रवाई माना जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151, whether government servant is entitled to pension if he is under judicial proceedings oblique departmental proceedings under rule 9 after retirement। क्या सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नियम 9 के तहत न्यायिक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई के तहत पेंशन का हकदार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए एंटाइटल्ड टू प्रोविजनल पेंशन अंडर रूल 69 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, बी एलिजिबल फॉर 50% नॉर्मल पेंशन, सी नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन, डी 25% ऑफ एलिजिबल पेंशन एंटाइटल्ड। करेक्ट आंसर इज ए एंटाइटल्ड टू प्रोविजनल पेंशन अंडर रूल 69 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल। उसको प्रोविजनल पेंशन है वो मिलेगी अगर उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई है वो चल रही है रूल 9 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू विदहोल्ड और विदड्रॉ पेंशन और ग्रेचुटी और बोथ either in full or part for any pecuniary loss caused to the government and if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty। यानी कि सरकार को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए पेंशन या ग्रेचुटी या दोनों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापस लेने या वापस लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, और यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्रवाई में पेंशन भोगी दोषी पाया जाता है। ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसका सही उत्तर होगा सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कर्मचारी की पूरी पेंशन को रोक सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, या ग्रेचुटी है उसका पार्ट या पूरी ग्रेचुटी रोक सकते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन है, अंतिम पावर है, अंतिम शक्ति है वो राष्ट्रपति में निर्धारित होती है। कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई हो रही है तो और वो दोषी पाया जाता है तो प्रेसिडेंट है वो अंतिम निर्णय ले सकते हैं। हमारा उत्तर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 153, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेंशन अप टू विच सच पेंशन कैन बी रिड्यूस्ड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड कंसिक्वेंट ऑन द पेंडिंग जुडिशियल ओब्लिक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। हिंदी अर्थ देखते हैं, लंबित न्यायिक या विभागीय कार्रवाई के परिणाम स्वरूप किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से पहले ऐसी पेंशन को कितनी पेंशन तक कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए not below rupees 9,000 per month with effect from 1/1/2016, B not below 2/3 of the pension, C not below 1/3 of the pension,
डी 50% ऑफ द नॉर्मल पेंशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नॉट बिलो द ₹9,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। मतलब 9,000 से कम कोई भी परिस्थिति में पेंशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। Question number 154. Which commission is to be consulted before the final orders are passed to withhold/withdraw pension of a retired government servant? मतलब है एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की पेंशन रोकने या निकालने के लिए अंतिम आदेश पारित करने से पहले किस आयोग से परामर्श किया जाना है? ऑप्शन ए विजिलेंस कमीशन, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी कमीशन अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट, डी नन टू बी कंसल्टेड। ऑप्शन ए विजिलेंस कमीशन, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी कमीशन अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट, डी नन टू बी कंसल्टेड। करेक्ट आंसर इज बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी से कंसल्ट करना चाहिए अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करनी है, अंतिम आदेश लेने हैं पेंशन रोकने के लिए या उसको विड्रॉ करने के लिए रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए। अगला क्वेश्चन, फॉर केसेज ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ/एम्प्लॉइज कंसल्टेशन विद यूपीएससी इज नेसेसरी एज ए मेजर ऑफ सेफगार्ड फॉर पेंशनर। मतलब है पेंशन भोगियों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किस श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है? ऑप्शन ए गजेटेड ऑफिसर्स, बी ग्रुप्स सी एंड डी ऑफिशियल्स स्टाफ, सी ओनली ग्रुप ए ऑफिसर्स, डी ऑल केसेज ऑफ स्टाफ/एम्प्लॉइज। करेक्ट आंसर इज डी ऑल केसेज ऑफ एम्प्लॉइज स्टाफ। मतलब सभी मामलों में जहां पर पेंशन को विद होल्ड करना है या रोकना है या कोई किसी तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं तो वहां पर यूपीएससी से कंसल्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 156. Is it necessary to issue a so cause notice to the pensioner before imposing a cut in his pension where the pensioner is convicted in judicial proceedings for an offense committed while in service? क्या पेंशन भोगी को उसकी पेंशन में कटौती करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक है जहां पेंशन भोगी को सेवा के दौरान किए गए अपराध के लिए न्यायिक कार्रवाई में दोषी ठहराया जाता है? ऑप्शन ए यस, बी नॉट नेसेसरी, सी ऑप्शनल, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ए यस। सो कॉज नोटिस देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपके ऊपर ये आरोप लगे थे तो क्या आपकी पेंशन है वो काट ली जाए और अगर नहीं तो अपने पक्ष में उसके जवाब लेने होंगे। Next question 157. What type of penalty is to be imposed in case of an employee involving gross irregularity or negligence, misuse of official position, false claims, failure to maintain integrity? यानी कि किसी कर्मचारी के मामले में घोर अनियमितता या लापरवाही, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, झूठे दावे, ईमानदारी बनाए रखने में विफलता के मामले में किस प्रकार का जुर्माना लगाया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए माइनर पेनल्टी अंडर रूल 11, बी मेजर पेनल्टी अंडर रूल 11, सी मेमो ऑब्लिक वार्निंग, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी मेजर पेनल्टी। मतलब कि देखिए कि घोर अनियमितता है, मतलब कि ग्रॉस इरेगुलरिटी है या लापरवाही नेग्लिजेंस है या आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहा है कर्मचारी या झूठे दावे करता है, ईमानदारी बनाए रखने में फेल होता है तो उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेंगी। वो खतरनाक कार्य कर रहा है तो मेजर पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएंगी रूल 11 के तहत। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Question number 158. What is the time limit for a delinquent official to make representation against the disciplinary proceedings? That is a statement of imputation of misconduct or misbehavior in a minor penalty. याद रखना है कि माइनर पेनल्टी में उसको अपना जवाब देना है, अपना पक्ष रखना है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक मामूली दंड में अनुशासनात्मक कार्रवाई अर्थात कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप का बयान के खिलाफ एक अपराधी
अधिकारी के लिए प्रतिनिधित्व करने की समय सीमा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 10 डेज, डी 1 वीक। करेक्ट आंसर इज सी 10 डेज। 10 दिनों के भीतर उसको जवाब देना होगा अपने पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 159, नॉर्मली हु कैन साइन द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मेजर पेनल्टी। मतलब क्या है कि आमतौर पर एक बड़े दंड के संबंध में आरोपों के ज्ञापन पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है? बड़े दंड दे रहा है, मेजर पेनल्टी लग रही है, तो हस्ताक्षर कौन करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डी हेड ऑफ ऑफिस। करेक्ट आंसर इज बी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो उस पे साइन करेगी और हस्ताक्षर करके आरोप पत्र जारी करेगी। तो अनुशासनात्मक जो प्राधिकरण है वो बड़े दंड हस्ताक्षर करके जारी करेगा। और T20 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 160, व्हाट प्रोसीजर शुड बी अवॉइडेड व्हेन इंपोजिंग मेजर पेनल्टीज अंडर रूल 14। नियम 14 के तहत प्रमुख दंड लगाते समय किस प्रक्रिया से बचना चाहिए? ऑप्शन ए मल्टीप्लीकेशन और स्प्लिटिंग अप चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एलिगेशन, बी फॉर्मल इंटीमेशन imposing मेजर पेनल्टी टू बी गिवन टू द delinquent ऑफिशियल, सी showing the documents to the delinquent official without permission, डी oral information to the delinquent official। करेक्ट आंसर इज ए मल्टीप्लीकेशन और स्प्लिटिंग अप चार्जेज ऑन द बेसिस ऑफ सेम एलिगेशन। सेम एलिगेशन के लिए बहुत सारे मल्टीपल चार्जेज हैं, वो नहीं लगाने चाहिए रूल 14 के तहत। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने डिसिप्लिनरी और कंडक्ट रूल्स पर 20 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अभी तक हमारे 160 क्वेश्चन हैं वो इस पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में सीसीएस सीसीए रूल्स पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि ये हमारे डेली प्रैक्टिस में नहीं होते हैं और सर्विस से रिलेटेड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर उनको पढ़िए, जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करिए। आपकी सिलेबस से रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, अवेलेबल हैं, सारे कंटेंट है, मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन से पार्ट पर वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।